50 कम क्यों आए हैं? दीपावली की वजह से? इवोल्यूशन की वजह से। एवरेज की वजह से? इसमें क्या है था? अच्छा चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है, पढ़ना चाहिए। अरे कुछ तो दीपावली की वजह से कम हो रहे हैं। कोई मार्केट गया होगा, कोई सफाई कर रहा होगा घर घर की गार्डन की है, ये चल रहा है। कल क्या है? कल क्या है? हाँ धनतेरस है, समझ गया। और दीपावली परसों है। कोई मुझसे कह रहा था परसों नहीं है, 15 रोज से दीपावली। और मैंने एक अखबार में देखा था 2 दिन दीपावली मनाई जाएगी, 31 को भी, 1 को भी। ये फिक्स नहीं होती है क्या? होती है फिक्स। आपको पता नहीं क्या हो रहा है? एक को तो यही पढ़ाई है, तो एक की छुट्टी करवा देंगे। वैसे क्या करोगे आप? चलो कोई बात नहीं, जो भी है। हम लोगों ने कल जो एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था बेटा, उसको एक बार रिवाइज करो। अभी मैं सुनूंगा आपसे जो जो मैंने लिखवाया था एवोल्यूशन के बारे में। पढ़ो एक बार जल्दी से। चलो कल कोचिंग और आ जाना, उसके बाद तो छुट्टी छुट्टी है इस बार का, है ना? क्या आप घर भी जाना है बेटा, घर वाले वरना बहुत मारेंगे, कहेंगे दीपावली में टाइम नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने जो कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते थे, ठीक है? और हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, वो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एवोल्यूशन, ठीक है? और हम लोगों ने जो पढ़ लिया है उसे रिवाइज करेंगे एक बार। बेटे रिवाइज करो, मैं सुनूंगा अभी। अच्छा ये बताओ, जो केमिकल एवोल्यूशन होता है, केमिकल एवोल्यूशन, तो हमें उसमें पता लगा कि फर्स्ट साइन, यानी कि कब से साइन मिला कि सेल बन सकती है, उसका नाम क्या है? तो इस तरह है, ठीक है। इसके बाद बताओ मुझे कि हम लोग कैसे ये कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था केमिकल एवोल्यूशन को? उन्होंने तो बताया ही था, कंक्लूजन दिया था। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? कौन से एक्सपेरिमेंट ने? मिलर। किसने किया था? मिलर एक्सपेरिमेंट ने। मिलर ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसमें वैसे ही उन्होंने बनाया जैसा पहले रहा होगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अब मैं एक प्रॉपर एक करके पूछ रहा हूँ, ठीक है? जिसे पता होगा वो बताना। ये बताओ, एज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है वो कितने बिलियन ईयर से हो? 20? 2 बिलियन। और कौन बोल रहा है? 20 वाले कितने हैं? 2 वाले कितने हैं? नहीं, मैं 20 में हूँ। अभी 2 में थी। 20 बिलियन ईयर से हो, ठीक है? अच्छा ये बताओ, फर्स्ट सेलुलर लाइफ थी जो, वो कितने बिलियन ईयर से वो देखी गई थी? वो 2 में। कितने? 2 बिलियन। 2 बिलियन। और बताओ कौन बताएगा? बताओ। 2 बिलियन
बिलियन, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपको ये चैप्टर थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा बताओ, ये बताओ क्या क्या पूछूं तुम लोगों से। अच्छा ये बताओ, थ्योरी जो दी थी साइंटिस्ट ने, जिनका क्या क्या मानना था। सबसे पहले थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आई थी। उसका क्या मतलब था, क्या बता रहे थे वो लोग? दुनिया को भगवान ने बनाया है, ये बताया था स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस क्या बताता है? यानी कि नॉन लिविंग से क्या बने, लिविंग बने। अच्छा इसको कौन से साइंटिस्ट ने सजेस्ट, मतलब इसको एग्री किया था? ऐसा कौन से साइंटिस्ट थे, उनका नाम बताओ। डैन हाल्मोंट ना, इन्होंने कहा था। इन्होंने क्या बताया था बेटा? इन्होंने क्या क्या आपने सजेशन दिया था? इन्होंने कहा था कि मतलब पसीने की शर्ट से आटे में रखने के बाद, इन्होंने कहा था कि जो पसीने की शर्ट होती है उसको आटे में रखो तो 21 दिन में क्या बन जाएंगे, चूहे बन जाएंगे, ऐसा बोला था, ठीक है। अच्छा और चीजें बताओ। इसके बाद जो बायोजेनेसिस थ्योरी थी उसका क्या कहना था? कि जो लाइफ है वो लिविंग सेल से ही बनती है, सही है। और इसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, ओपेरिन और हेल्डेन। अच्छा ये बताओ, ओपेरिन साइंटिस्ट जो थे वो कहाँ के थे? रशिया के, और हेल्डेन इंग्लैंड के, ठीक है। इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन समझाया था। इन्होंने कहा था पहले एटम्स होंगे, इसके बाद हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल बने होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद ऑर्गेनिक। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए तो उन्होंने कहा था कि इस टाइम टेम्परेचर जो रहा होगा वो 800 डिग्री रहा होगा, और इतना यहाँ पे इतना गर्म होगा कि 800 डिग्री टेम्परेचर। वहां पे उन्होंने बोला था हॉट डाइल्यूट सूप की टाइप का था यहाँ पे, और उसमें क्या बन गया, कोइसरवेट्स बन गए। और उसके बाद हल्के हल्के करके क्या हो गया, सेल बनी प्रोकैरियोटिक, यानी कि आरएनए प्रोटीन बन गया, तो इसका मतलब नॉन सेलुलर लाइफ बन गई। और इसके बाद सेलुलर लाइफ का मतलब है कि प्रोटीन और वो सॉरी एक प्रोकैरियोटिक सेल बन गई, उसके बाद क्या बनी, यूकैरियोटिक सेल। ये बताया था केमिकल एवोल्यूशन बताता है हमें, और इसी को बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी। क्या बोलते हैं? और ये प्रूव किया था मिलर ने, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट वैसा ही बनाया था जैसा हुआ होगा, और उन्होंने देखा कि वहां पे भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं, जैसे अमाइनो एसिड में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था उसमें एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को वहां पे, हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था, यहाँ पे इस वाले में क्या किया इन्होंने, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये गैस थी। और इन्होंने कहते वैसा ही बनाया जैसा हुआ होगा, वैसा ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, पानी आ रहा था नीचे, ऊपर फिर से जा रहा था, फिर आ रहा था, फिर नीचे ऊपर जा रहा था। तो इन्होंने देखा कि इन्हें वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वाटर में इन्हें क्या मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। इसका मतलब सिंपल सा था कि यानी कि इसके अगले लाइफ संभव थी। और अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि बेटा कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, पानी से, वाटर से हुआ है। और चंद्रमा पे इसीलिए लाइफ संभव नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता है इतना, ठीक है। अगले हम लोगों को जो इसको पता नहीं चैप्टर इसमें क्या कठिन है, अगर आप लोग थोड़ी चीजें याद कर लो, अगर सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो आपको नहीं कठिन लगेगा ये, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो मैंने कहा था एविडेंस, और हमें पूरा जो प्रूफ होता है वो किससे होता है, एविडेंस से। क्या प्रमाण थे कि इवोल्यूशन हुआ है, तो पहला तो यही है कि हमें जीवाश्म मिलते हैं, क्या मिले, यानी कि हमें डायनासोर के जीवाश्म मिले, इससे हमें पता लगा कि धरती पे कहीं ना कहीं किसी टाइम डायनासोर थे, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे हमें ह्यूमंस के स्केलेटल सिस्टम मिले पुराने, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जिनके स्केलेटल सिस्टम हमें मिले, और उनको जो मिले वो उससे हमें पता लगा करके कि कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से एविडेंस थे जिससे हमें ये पता लगा कि यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। और आज आपको पता है कितनी ज्यादा धरती पे क्या है, बायोडायवर्सिटी है। आप लोगों को तो पता ही कितनी ज्यादा स्पीशीज है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने देखा इक्वेटर पे तो बहुत ज्यादा ही है, पोलो पे क्या होती है, कम होती है। तो उनके क्या एविडेंस है कि यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है, तो आप लोगों को वो भी समझने पड़ेंगे। तो कल मैंने पहला बताया था, क्या मैंने कहा था, जीवाश्म मिलना भी, फॉसिल्स मिलना क्या कहलाता है, ये हमें एक एविडेंस देता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। समझ गए आप लोग। अब फॉसिल्स का मतलब ये नहीं होता खाली हड्डियां ही मिलना, स्पोर्ट्स भी मिले थे यहाँ पे पुराने, आपको देखा होगा पुराने जो होता नहीं है औजार भी मिले थे यहाँ पे। ये भी पता लगा था कि पहले के लोग कैसे करके पेंटिंग करते थे दीवारों पे, ये आपने सब पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री में। तो आप ये सब क्या होती है, एविडेंस देते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। दूसरा मैंने कल आपको बताया था बेटा, मैंने कहा था
सबसे अच्छा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा इतना ये है कि अगर हम किसी स्पीशीज को अगर हम बाहर से देखें, कहां से देखें, तो उसमें डिफरेंट है भाई, हमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम उनके क्या देखें, अंदर से देखें, तो हमने देखा कि कई सारे एनिमल्स ऐसे थे जिनके अंदर जो बोन्स होती हैं फोर लिम्ब में, वो क्या थी? सेम। क्या थी? सेम। और अगर सेम है तो इसका मतलब साफ साफ हमें पता लगता है कि हमारे एंसेस्टर कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे, यानी कि जो पूर्वज थे वो क्या रहे होंगे बेटा? सेम रहे होंगे। इसीलिए ये भी तो एक एविडेंस है। जैसे यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना। कह रहा है जो सिमिलरिटी थी वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक मैंने बताया था होमोलॉजी, दूसरा बताया था एनालॉजी। होमोलॉजी का मतलब होता है कि अगर हम देखें जिसका ओरिजिन सेम से हुआ हो और फंक्शन क्या कर रहा हो? डिफरेंट। ठीक है, उसे बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, और उस स्टडी को बोलते हैं होमोलॉजी। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, होमोलॉजी जो होता है, होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, उनसे जो इवोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सिंपल सा यहाँ पे ये पता लगाना है कि ओरिजिन तो सेम से हुआ होगा, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है? अलग अलग। सही है। एनालॉजी का मतलब मैंने बताया था, इसका ओरिजिन क्या हो? अलग अलग, और फंक्शन क्या कर रहे हो? सेम। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन तो अलग अलग तरीके से हुआ है लेकिन फंक्शन सेम करना है, उसमें होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ गए हम लोग ये बात? तो हम लोगों ने कल होमोलोगस और एनालोगस के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने लिखा नहीं होगा होमोलोगस के बारे में ना? भी नहीं लिखा है ना? कहाँ तक लिख लिया है? यहाँ तक हो गया था? अच्छा, यहाँ पे समझ लो एक बार, फिर से बता रहा हूँ एक बार, फिर आप लोग कंफ्यूज हो ना। इधर देखो, एक होता है बेटा होमोलॉजी, क्या होती है, और ये क्या होती है? यहाँ पे हमें क्या एविडेंस मिलता है? देखो यहाँ पे हमें ये एविडेंस मिलता है कि अगर होमोलोगस ऑर्गन है तो उनका ओरिजिन क्या होगा? सेम, और वो फंक्शन क्या कर रहे होंगे? डिफरेंट। अगर वो फंक्शन क्या कर रहे हैं? डिफरेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से ऑर्गन होंगे? होमोलोगस। कौन से होंगे बेटा? होमोलोगस ऑर्गन होंगे। और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो इवोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? डाइवर्जेंट। कैसा होगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। इसके बाद अगर हम एनालॉजी की बात करें तो मैंने कहा था जिसका जो फंक्शन है वो सेम है लेकिन ओरिजिन क्या हुआ है बेटा? डिफरेंट, यानी कि उनके एंसेस्टर तो अलग हैं लेकिन वो फंक्शन क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं। और इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्गन होंगे वो कौन से होते हैं? एनालोगस ऑर्गन। समझ गए आप लोग? और इस वाले इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जेंट। समझ गए आप लोग ये बात? तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब क्लियर हुआ? मैंने सिंपल भाषा में बताया है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो इसकी एनाटॉमी तो क्या हो? सेम हो, यानी कि हम बोल सकते हैं उनका ओरिजिन क्या हो? सेम हो, लेकिन उनके फंक्शन क्या होंगे? अलग अलग। तो ये भी तो एक टाइप का इवोल्यूशन है ना। अब मैंने आपको बताया था चीता के 4 लिम्ब, ह्यूमन का 4 लिम्ब, और तुमने देखा होगा बेल का पंख। सही है? वही नहीं? हाँ, वो पैटर्न बोलते हैं क्या। और उसके बाद चमगादड़ का विंग। इनकी जो इंटरनल बोन होती है वो क्या होती है? सेम। जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजस, ये क्या होती है? सेम होती है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है सबका? अलग अलग। आदमी का हाथ क्या होता है? पकड़ने का काम करता है किसी चीज को। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि चीता का पैर होता है, दौड़ने का काम करता है। चमगादड़ का जो होता है पंख, वो क्या करता है? उड़ने का काम करता है। और इसके बाद अगर हम बोलें दूसरा क्या था? व्हेल, उसका स्विमिंग का काम करता है। तो ये क्या बताओ, इवोल्यूशन नहीं है? ये भी तो इवोल्यूशन है एक टाइप का। तो यहाँ पे आप लोग ये बात समझ गए? देखो लिख रहे हैं ये, देखो तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा होगा ना, कल मिस कर दिया तुम लोगों ने। प्रोग्राम हो गया? बहुत बढ़िया। और जो तुम्हारे जो और साथ के थे वो क्या बुखार पर आ गया?
लिख लिया तो लिखो लिखो पटाई खरीदी था लोगों ने तो फिर पटाई खरीदी पटाखे क्यों क्या चलाता है चलिए एक ही साल जैसे एमबीएस हो जाएगा बढ़िया है एकदम। बेटा आप लोग वैसे ऐसा अगर ऐसा सोचो तो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात और होती है, मुझे लगता है त्योहार का मतलब फेस्टिवल का मतलब पता है क्या होता है? जब हम लोग अंदर से खुश होते हैं, वही तो होता है त्योहार का मतलब। अब आप लोग अंदर से खुश ही नहीं हो तो मैं जो चीज चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर उससे फिर दीपावली का क्या? वो तो हर साल आएगी दीपावली का मतलब, तो उससे पता लगेगा ना जिस दिन एमबीएस बन जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये दीपावली है। और अगर आप लोग खुश हो तो इसका मतलब हर दिन दिवाली है, फिर एक दिन क्या हर दिन ही दीपावली है। लिख लिया ये? सही है। तो बेटा यहाँ पे देखो, हो गया। यहाँ पे देखो आप लोग, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे कौन से ऑर्गन धरती पे जो प्रूफ करते हैं, एविडेंस देते हैं किसका? एवोल्यूशन का। तो हमने देखा कि बेटा यहाँ पे देखो आदमी होता है, चीता होता है, बेर होता है और क्या होता है? बैट। इन सबके जो अपीयरेंस, इसका क्या है? हाथ है, इसका पैर है, इसका क्या है? पैडल, और उसमें क्या है? बिग। इनका फंक्शन क्या है? अलग अलग है। इसका हाथ का काम क्या होता है? होल्डिंग करने का, फुट का रनिंग, इसका स्विमिंग और उसका फ्लाइंग। अब आप लोग बताओ, अगर इसके फोर लिम्ब में जो बोन्स होंगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेरेंजियस, वो सेम है, जैसे हम लोगों के हाथ में वैसे उनके हाथ में। तो इसका मतलब इससे ये पता लगता है कि हमारे चीता के ऑर्बिटल चमगादड़ हो गया और व्हेल हो गया, इन सब के पूर्वज यानी कि एंसेस्टर क्या रहे होंगे? सेम। जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा होगा तो हम सबका इवोल्यूशन सेम से हुआ होगा, कोई हमारा पूर्वज सेम ही होगा, एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग होमोलोगस के बारे में। इसके बाद मैं निकलता है थोर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। जो आपने देखा होगा टेंड्रिल होते हैं कुकुरबिटा में, वो भी एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं, और बेटा ये भी किससे निकलते हैं? एक्सिलरी बर्ड से। और लेकिन दोनों का फंक्शन क्या होता है? अलग अलग। आपने देखा होगा कांटों का काम क्या होता है? डिफेंस, रक्षा करना, और इसका काम क्या होता है? सहारा लेना। आपने देखा होगा बेल चढ़ती है ऊपर तो टेंडल्स की तरह चढ़ती है। तो इसका मतलब इन दोनों के फंक्शन क्या है? अलग अलग, लेकिन ओरिजिन क्या हुआ है? सेम। अगले अगर हम बात करें बेटा, तो हमारा ये बता रहा है होमोलोगस ऑर्गन सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो आप लोग कल लिख रहे थे वहां पे एक लाइन ये ऐड कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस ऑर्गन जो शो करते हैं वो कौन सा इवोल्यूशन करते हैं? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब भी होता है क्या? डाइवर्स का मतलब क्या होता है? मतलब बदलाव एक साथ, मतलब हाँ फैलना, या फिर ऐसा होता है ना डाइवर्स का मतलब। तो आप लोग बताओ जिसका ओरिजिन सेम है। अब देखो मछली का काम पानी में रह रही है, चीता जंगल में रह रहा है, ह्यूमन घरों में रह रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? एवोल्यूशन, विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तार। इसीलिए बोलते हैं किसका एग्जांपल है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अगले हम लोग आते हैं किस पे? अब यहाँ पे कुछ दिखाया है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के, और भी दिखाए हैं, जिसे बोलते हैं एडप्शन, वो एडेप्टेशन, रेडिएशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो आप लोग को बताओ, अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है तो वहां पे क्या चीजों, जो स्पीशीज होंगी उन्हें अपने आप को एडप्ट करना नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, ये अकॉर्डिंग टू क्या फंक्शन होना है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये देखो बेटा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, स्पीशीज व्हिच हैव डाइवर्जेंट आफ्टर ओरिजिन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। जब उनका जो कॉमन एंसेस्टर का मतलब है सेम पूर्वज रहे होंगे, तो आप लोग बताओ गिवन राइज टू न्यू स्पीशीज एडेप्टेड टू न्यू हैबिटेट एंड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, अगर हम लोगों का एंसेस्टर सेम होंगे, मान लिया चीता के हमारे, ठीक है, बेल के, चमगादड़ के, सही है, सेम एंसेस्टर होंगे, पूर्वज सेम होंगे, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम लोग सेम स्पीशीज से बने हैं। किससे बने हैं? सेम स्पीशीज कोई होगी उससे हम लोग बने हैं।
तो क्या हमने अपने अकॉर्डिंग, जैसे ह्यूमन था वो हाथों से कोई चीज पकड़ता था, चीता क्या करता था, दौड़ता था, ऐसे ही जो व्हेल मछली थी वो क्या करती थी, तैरती थी, चमगादड़ फ्लाइंग करता था, उड़ता था। तो क्या इनने अपने आप को एडप्ट नहीं किया है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट? इसका मतलब होता है अपने आप को वैसा ही बना लेना। जैसे अभी आप लोग बताओ, ऐसा होता नहीं कभी, जैसे अभी सब आप घर पे रह रहे हो और आप लोग गए लखनऊ, सही है, वहां पे आपको हॉस्टल में रहना है, तो अपने आप को वहां ढालना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ की तरह पूरा घर मिल जाएगा, 5-6 कमरे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। वहाँ एक ही रूम होगा। अगर आप कानपुर रहे होंगे तो इतना बड़ा रूम होता है कि एक टेबल इतना बड़ा बेड होता है सोने के लिए, ये है रूम, इससे थोड़ा इतना होता होगा बस। इसमें सोना है और एक चेयर पड़ी होगी, एक मेज होगी, और तुम उसमें खाना नहीं बना सकते, इतना छोटा रूम होता है वो, उसका रेंट होता है 3000-4000, समझ रहे हो। तो अब उस जगह में आपको रहना है, तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से एडप्ट करना होगा, सही है। तो यही होता है क्या, ये यहाँ पे इसको बोलते हैं एडप्टिव रेडिएशन, समझ गए आप लोग, उसको एडप्ट करना। तो हम लोगों ने अपने आप को हाथ के हिसाब से, मतलब जो चीज हम पकड़ते हैं उसके हिसाब से एडप्ट किया है। ऐसी मछली ने क्या किया, तैरने के लिए किया, चमगादड़ ने उड़ने के लिए किया, चीता ने किसके लिए किया, रनिंग करने के लिए किया, समझ गए आप लोग। यहाँ पे कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पहला है डार्विन फिंचेस, क्या है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। डार्विन फिंचेस क्या है, चिड़िया है, वैरायटी ऑफ प्लेसेंटर मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कह रहा है जो प्लेसेंटर मैमल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सही है, उनका जो ओरिजिन हुआ है वो सेम से हुआ है, लेकिन वो स्पीशीज है वो कितनी सारी हैं, यानी कि उन्होंने भी क्या किया, अपने आप को एडॉप्ट किया है अलग अलग जगह से। और दूसरा कह रहा है वैरायटी ऑफ मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स है, इसलिए आपको ये समझ नहीं आएंगे, लेकिन ये ऐसा इनका ओरिजिन होता है सेम से, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अलग अलग। तो बेटा आप लोग ये देखो, ज्यादा ना लिख के आप लोग एक तो लाइन ये लिखो और उसके बाद ये हेडिंग डाल के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडप्शन, रेडिएशन, और ये एग्जांपल लिख लो 3, सही है, ये लिख के और इसके बाद एग्जांपल लिखो। इस चैप्टर को लिखते रहो ध्यान से, ठीक है। ये उसके नीचे लिख लेना बेटा, होमोलोगस ऑर्गन्स और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, ध्यान रहेगा इससे। ये एग्जांपल लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लिखो ले एग्जांपल।
लिख लिया? नहीं लिखा है? कल भी हम लोग सबको आना है, ठीक है? नहीं खत्म कर दिया तो बेटा यहाँ पे देखो, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं फिर से। मैंने आप लोग बोला था कि जब डायवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, क्या होता है? तो उसको हम बोल सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीशीज होती हैं उन्हें अपने आप को क्या करना पड़ता है? एडॉप्ट करना पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग टू हैबिटेट या उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? वो क्या काम में यूज हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? वो पूछ लेगा कि बताओ डायवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल बता दो, या होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल बता दो, या पूछेगा एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है, वो आपको सबको बताना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ से नीट में हर साल एक का क्वेश्चन आता है कि ऐसे पूछता है कि बताओ डायवर्जेंट इवोल्यूशन का कौन सा टाइप है, तो वहां लिखा होगा एडाप्टिव रेडिएशन, ये रेडिएशन, वो रेडिएशन, ठीक है? आपको बताना पड़ेगा। अगले देखो यहाँ पे कह रहा है डार्विन फिंचेस वैरायटी ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, और अगला कह रहा है वैरायटी ऑफ मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे यहाँ पे मार्सुपियल दिखाए हैं, तो यहाँ पे देखो ये रैट हो गया, ये तुम्हारा टाइगर कैट हो गया, बॉल्फ हो गया, ये सब, ये पता नहीं कोयला, ये सब वहीं के हैं, ठीक है? स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो सेम से हुआ है, लेकिन इनका अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये क्या है, अलग अलग जगह पे अपने आप को एडॉप्ट किया है इन्हें, ठीक है? तो ये हम जो डायग्राम का पोर्शन है मैं किताब में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? सारे छुड़वाता रह रहा हूँ, किताब में आपको अच्छे से बताऊंगा। अब हमारा आता है क्या, सबसे पहले आप लोग उसके बारे में समझ लो, डार्विन फिंचेस। जो आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या है, डार्विन फिंचेस। यहाँ पे है क्या
आप लोग ये देखो, कौन थे? डार्विन थे। कौन थे? डार्विन, साइंटिस्ट जो डार्विन है वो। उन्होंने क्या किया, वो गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे। हाँ वही वाले डार्विन। यहाँ पे देखो, वो गए थे बेटा गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे। उस टाइम तो एक बीगल इसका शिप भी था, उसे बोलते हैं HMS बीगल। लिखा है यहाँ पे कहीं? नहीं लिखा है? उसे बोलते हैं HMS बीगल, ठीक है। वो उससे गए थे, तो वो काफी दिन की यात्रा होती थी। पहले ऐसा होता था कि अब तो लोग नहीं जाएंगे, पहले ऐसा होता यात्रा पे जाते थे कि एक कोई जहाज है वो निकला है, तो वो पता नहीं 10 सालों बाद आएगा, 15 सालों बाद आएगा, और वो निकल गए, वो पूरा स्टडी करके आ रहे हैं वापस, ठीक है। कई देशों में घूम के आते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे एक आइसलैंड थे, जिसे बोलते हैं गैलापागोस आइसलैंड। इनने वहां पे स्टडी किया, इन्हें देखा एक चिड़िया है जिसका नाम फिंचेस है। क्या है? फिंचेस। उसका जो चोंच है, क्या है? चोंच। उसका उन्होंने देखा कि अलग अलग आइसलैंड पे उसका साइज जो है चोंच का, वो क्या है? अलग अलग। जिससे हमें समझ में आता है कि उसका क्या हो रहा होगा कि उसका जो खाने का तरीका होगा, किसी को पकड़ने का तरीका होगा, वो अलग अलग आइसलैंड पे अलग अलग टाइप से होगा। तो उसी के हिसाब से उस चिड़िया सेम है, सेम स्पीशीज है, लेकिन उसका चोंच का साइज क्या है? अलग अलग। जैसे यहाँ पे जो क्या क्या दिखाया गया है, क्या है? डार्विन फिंचेस, डार्विन स्टडी फौना एंड फ्लोरा। फौना का मतलब क्या होता है आपको पता है? एनिमल्स और प्लांट्स ऑफ गैलापागोस आइसलैंड सिचुएटेड नियर साउथ अफ्रीका, अमेरिका। ये कहाँ पे है? और यहाँ पे कितने आइसलैंड है? 22। कितने? 22। कह रहा है हियर इज सब 22 टाइप ऑफ फिंचेस। इन्हें देखा कि यहाँ पे चिड़िया जो थी वो 22 टाइप की थी, 22 आइसलैंड पे, और चिड़िया की स्पीशीज क्या है? सेम है। तो इसका मतलब आप लोग बताओ, ये क्या एग्जांपल नहीं है एडाप्टिव रेडिएशन का? है ना। यहाँ पे देखो, कह रहा है दीज बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम सिंगल स्पीशीज इनटू डिफरेंट स्पीशीज एज अ रिजल्ट ऑफ एडॉप्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कह रहा है दीज बर्ड्स आर नाउ नोन एज डार्विन फिंचेस। यहाँ पे देखो इसका साइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल किसका है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का है। यानी कि सेम स्पीशीज की चिड़िया अकॉर्डिंग टू हैबिटेट उसकी चोंच का साइज क्या है? अलग अलग। अच्छा, हम लोग ये तो ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग बताओ, ये हम लोगों में ह्यूमंस में नहीं है ऐसा? आपने चाइना में देखा होगा अलग टाइप के होते हैं, आपने इंडिया में देखा है वो अलग टाइप के होते हैं, आपने और कई देश होते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि बिल्कुल अलग टाइप के हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे ह्यूमंस भी हैं आज भी। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं हम लोगों में ऐसा होता है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू हैबिटेट अपने आप को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रहने लगते हैं, ठीक है, और अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल है। तो आप लोग क्या ये लिखा है? डार्विन फिंचेस आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, डिफरेंट शेप ऑफ बीक एंड क्लॉथ ड्यू टू देयर हैबिटेट, ठीक है। डार्विन फिंचेस आर एग्जांपल ऑफ एलोपैट्रिक स्पीशीज। तो आप लोग ऐसा करो बेटा, यहाँ पे उसके नीचे छोटा सा हेडिंग डालो डार्विन फिंचेस, ठीक है, और उसके बारे में खाली इतना लिख लो बस, यहाँ पे इतना, ये 2 लाइन लिख लो बस, जिससे इन 2 लाइनों से क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। लिखना क्वेश्चन बताओ बेटा, बीच में कहीं से भी सकता है, ध्यान रखना। तो आप लोगों को लगा चीजें पता होनी चाहिए सारी।
तो ऐसे आओगे कभी कभी। इधर देखो बेटा, ये लिख लिया आप लोगों ने, देख लिया। तो यहाँ पे हमने ये देखा डार्विन फिंचेस का मतलब ये था, सिंपल सा ये बता रहा है कि एक स्पीशीज चिड़िया है और वो अलग अलग आइसलैंड पे रहने के कारण, ठीक है, उसका हैबिटेट अलग अलग है, इसीलिए उसका जो बीक यानी कि चोंच का साइज था वो भी क्या था, अलग अलग। और ये एग्जांपल किसका है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, या हम बोल सकते हैं एडाप्टिव रेडिएशन का। क्लियर हुआ, जिसने एडप्ट कर लिया है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने अपने अलग अलग टाइप में एडप्ट कर लेती हैं अपने आप को। इसमें मैंने पहाड़ों का एग्जांपल बताया था, जो पहाड़ों पर रहते हैं उनका आरबीसी क्या होता है, काउंट ज्यादा होता है, हम लोगों का कम होता है। ये भी किसका एग्जांपल है, एडाप्टिव रेडिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लिया आप लोगों ने बेटा, देख लिया। अब हम लोग आते हैं किस पे, अब आते हैं इस पे एनालॉजी पे। किस पे आते हैं, यहाँ पे एनालॉजी का सिंपल मैंने मतलब बताया था कि जिसके ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन क्या हो अलग अलग और उनका फंक्शन क्या हो सेम। अगर ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन, और ये जो इवोल्यूशन शो करते हैं वो कौन सा करते हैं, कन्वर्जेंट। कौन सा करते हैं, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कन्वर्ज करना, सही है। ओरिजिन अलग अलग और फंक्शन क्या होगा सेम। और ये भी क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है। इससे भी हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा, इधर देखो, जैसे एग्जांपल मेन है यहाँ पे, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कह रहा है बेटा बिंग ऑफ बैट, चमगादड़ के पंख हो गए, बिंग हो गए, और बर्ड्स आर एनालोगस टू एक बिंग लिखा है यहाँ पे ऑफ इंसेक्ट। आप लोग बताओ, इंसेक्ट के बिंग होते हैं और चमगादड़ के बिंग होते हैं, दोनों का ओरिजिन तो अलग अलग होता है। चमगादड़ का जो इंटरनल बोन होता है वो अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, अंदर से बाहर से सब शेप अलग होता है। और जो ये वाला होता है इंसेक्ट, उसके पंख क्या होते हैं, अलग होते हैं, बोन तो ना होती है, लेकिन दोनों का काम क्या है बताओ, उड़ना सेम है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल किसका है, एनालोगस। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है। दूसरा देखो, कह रहा है पेल्विक फिन्स ऑफ फिश और फिलीपर ऑफ सी, दोनों का काम क्या होता है, स्विमिंग। तीसरा कह रहा है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या है, पोटैटो जो होता है वो क्या होता है, स्टेम, और स्वीट पोटैटो क्या होता है, रूट होता है। लेकिन दोनों का काम क्या होता है, फूड स्टोरेज, क्या होता है। इसके बाद कह रहा है डॉगफिश एंड वेल, यानी कि दोनों मछलियां हैं, लेकिन वो मैमल्स है और ये कौन सी है, ये मछलियों में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे सिंपल से जो एग्जांपल है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या, तो ये क्या किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है। और यहाँ पे लिखा भी है एनालोगस ऑर्गन शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो आप इसके बारे में लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो और इसके बारे में लिख लो। लेट कैसे आएगा, क्यों हो गए, अरे हो गया कुछ कारण था क्या। बेटा इस चैप्टर में छोटी छोटी मत करो, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। इससे 4-5 क्वेश्चन आएंगे और क्या। एक बात हमेशा ध्यान रखो बेटा, पढ़ाई में पता है क्या होता है, स्टडी का पहला जो रूल होता है वो होता है कॉन्टिन्यूटी। मैंने ये पहले बताया आपको, अब फिर बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से वही बच्चा कमजोर रहेगा फर्स्ट से या एलकेजी से जो स्कूल कम जाएगा, ध्यान रखना हमेशा। जो बच्चा अगर स्कूल डेली गया है
तो कभी वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कमजोर रहे क्लास में। उसका वर्क हमेशा पूरा रहेगा, सही है, डेली पढ़ेगा, डेली वो घर पे होमवर्क करेगा, वो तेज ही रहेगा हमेशा। वो बच्चे गधे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते, और यही अभी भी बच्चे वही फॉलो कर रहे हैं। एक दिन पढ़ लिया, उस दिन नहीं पढ़ा, एक दिन, और मैं ऐसे मान सकता हूँ 7 दिन में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का, लगता है ना, अंदर से टूट जाते हैं या फिर और हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा 7 दिन में एक दिन हो जाता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, कि लगता है कि आज तो नहीं करेंगे पढ़ाई, चाहे कुछ हो जाए, या कोई गुस्सा कर देता है, घर वाले गुस्सा कर देते हैं, या कोई और बात हो जाती है। लेकिन आप लोग कोशिश किया करो उस दिन मत पढ़ो। चलो मैं मान लेता हूँ 7 दिन में एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपके साथ सबका होता है, वो कॉमन है, क्योंकि हर दिन एक साथ नहीं रहता। और एक महीने में तो 100% 2 दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा आज तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगा, छोड़ रहा हूँ है। तो आप लोग उसका बेटे तक दिन को पूरा क्या करो, जैसे मन हुआ क्या पढ़ाई करने का, कि अब हमने कल नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेते हैं उसके बराबर, ठीक है। ऐसा हो जाता है क्योंकि गुस्सा आती है, कुछ भी होता है तो टेंशन रहती है थोड़ा माइंड में, तो नहीं पढ़ पाते बच्चे, तो वो ध्यान रखा करो, लेकिन क्वांटिटी जरूर फॉलो करो। और कल बेटा छुट्टी मत करना, कल कोचिंग है, कहीं सोचो कोई छोटी दीवाली घर पे रहो, सही है। और आप लोग ऐसे टाइम पे कोचिंग आएंगे उससे घर वालों को लगे हाँ बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है क्या और आप लोगों के लिए क्या दीपावली, क्या होली, कुछ नहीं है अभी तक, कुछ नहीं हो रहा है, सही है, संरक्षण वगैरह नहीं हो रहा है। आज बहुत लोगों के घर पे क्या क्या आया बताओ, धनतेरस तो क्या क्या लिया है हम लोग, खरीदा नहीं खरीदा है? क्या खरीदेगा? क्या खरीदोगे पतीली क्या खरीदोगे, चम्मच? अबे तुम लोगों ने खरीदा होगा ना कुछ ना कुछ, क्या खरीदा है? कुछ भी खरीदो, लेकिन वो बेसिकली तो सिल्वर खरीदा जाता है। क्या सिल्वर ना बेसिकली जो खरीदा जाता है, गोल्ड खरीदो तो फायदा भी है। नहीं गोल्ड सब पैसे खरीदेंगे, कुछ लोग यार चम्मच का भी भाव लगाते हैं, कितना महंगा दे रहा है 10 का एक खरीदा है। कुछ लोग घर पे बाइक आई होगी, कुछ लोग घर पे ट्रैक्टर आया होगा, हुआ है किसी घर पे ऐसा? बाइक आई है, सस्ता भी होता है ना इस टाइम पे, सस्ता होता है, दिवाली पे ऑफर बहुत चलता है, ऑफर लगता है। आज का दिन कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ शगुन होता है, धनतेरस नाम से ही पता चलता है, धनतेरस नाम। लेकिन धनतेरस तो बनिया का होता है, हमारा तो बहुत नुकसान ही होता है, और लोगों का पैसा आता है। यहाँ पे बनिया बैठा क्या है? कोई
बन जाते बेटा। अरे जो इसकी चार दुकान होती है सोनार। हाँ बेटा तो ये एक स्वीट पोटैटो। अरे वो शकरकंजी। अरे आज क्या रहा हो सही है। अब उसे समझ नहीं आती तो शकरकंजी बोला बेटा। ये लिख दिया आप लोगों ने? बोल देते हैं बोल कर आपको इतना शकरकंदी बोलते हैं वैसे। शकरकंद वैसे आप तो शकरकंदी बोलते हैं। आज क्यों? मूंगफली कितना कितना? चले जाना ले आना। पहले धनिया मिलता था वो अभी मिलता है। बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने? अब अगला जाओ बोलो मत आप लोग। तो आप लोग ये समझ गए एनालॉजी क्या होता है? जिसका ओरिजिन क्या हो अलग अलग हो, एंसेस्टर क्या हो अलग अलग, लेकिन वो फंक्शन क्या कर रहे हो सेम। ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, ऐसे स्टडी को बोलते हैं एनालॉजी। और बेटा इससे जो इवोल्यूशन होता है वो कौन सा होता है? कन्वर्जेंट। कौन सा होता है? कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे देखो कह रहा है बेटा डेवलप ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यहाँ पे भी लिखा है एडैप्टिव कन्वर्जेंस। ये भी तो अपने आप कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बेटा इनका जो कॉमन एंसेस्टर होंगे इनके वो क्या है? अलग अलग है। सही है। वो कौन से? यहाँ पे देखो लिखा है मार्सुपियल, तो ये कौन से? प्लेसेंटर। और दोनों के फंक्शन क्या है? अलग अलग सेम एक ही जगह रहते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज मैं लिखूं डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडैप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आप लोग ये बताओ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन समझ रहे हैं कौन सा है? सही है। जिनके एंसेस्टर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन एंसेस्टर का मतलब जानते हो? पूर्वज अलग अलग होंगे लेकिन वो फंक्शन क्या कर रहे होंगे? सेम, एक साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है। अब लोग आते हैं किस पे? अभी रुको दूसरा आप लोग अब तीसरा पढ़ो बेटा। यहाँ पे देखो कह रहे हैं अब दूसरा आता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। ये भी एक टाइप का एविडेंस है जिससे क्या हुआ है? एवोल्यूशन हुआ है। मैंने आप लोगों को एक चीज और अच्छे से समझाई थी। जैसे आप लोग एक बार बताओ बेटा, मैंने आप लोगों को ये बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझते हैं कई जगह तक नहीं है। यहाँ पे देखो अगर एक बार बताओ, अगर हमें ये समझ में आता है कि भाई सुनो पहले बात को, अगर एविडेंस तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है। अब तीसरा देखो क्या है? ये कह रहा है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। इससे हमें क्या प्रूफ होता है? अगर आप लोग बताओ ये दुनिया गॉड ने बनाई होती या अपने आप से बनी होती, सही है, तो ऐसा क्यों होता कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर का मतलब जहाँ पे खाली ठंड पड़ रही है वहाँ पे स्पीशीज क्या है? कम है। और जहाँ पे हर टाइप का मौसम है वहाँ पे स्पीशीज क्या है? ज्यादा है। इसका रीजन ये है बेटा कि जहाँ पे सर्वाइवल के लिए, अब आप लोग बताओ हल्के हल्के कोई चीज बढ़ती है, जैसे आपने खेत में गेहूं लगाया, क्या लगाया? गेहूं लगाया। अब गेहूं जर्मिनेट करता है, हल्के हल्के जो सीड होता है जर्मिनेट करता है। आप लोग बताओ जहाँ पे खेत में पानी कम रहेगा या जहाँ का खेत जो होगा वो उसका जो फर्टिलिटी होगी वो कम होगी, तो इसका मतलब वहाँ पे गेहूं कैसा रहेगा? बेकार। और जहाँ पे ज्यादा बेकार रहेगा, और जहाँ पे ज्यादा खाद लगा होगा, पानी अच्छा होगा, जहाँ पे खेत अच्छा होगा, मिट्टी अच्छी होगी, तो वहाँ पे गेहूं क्या होता है? अच्छा। इसका मतलब क्या वो इवोल्यूशन नहीं दिखा रहा है? अब आप लोग बताओ अगर मैं गेहूं बना बनाया लगाता तो क्या मैं ऐसा करता कि जहाँ पे पानी कम जा रहा है वहाँ कम लगाता? ऐसा नहीं करता ना। मैं तो उसी के अकॉर्डिंग गेहूं लगाता ना, जहाँ पानी कम रहता है वहाँ उसके हिसाब से लगाता, जहाँ पानी ज्यादा रहता है उसके हिसाब से लगाता। ऐसे ही यहाँ पे समझो ये धरती है। अब आप लोग एक बात आपको बताए मिडिल लाइन क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आपको ये पता होगा कि इन्हें बोलते हैं पोल। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल
ये सही है? हाँ। ईस्ट जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इधर आएगा तो सही था। ये है नॉर्थ पोल और ये कौन सा है बेटा? साउथ पोल। साउथ पोल। अब आप लोग देखो ये देखो, अगर बेटा ये जो यहाँ पे स्पीशीज हैं, अगर एवोल्यूशन ना हुआ होता, हम लोग एविडेंस तो पढ़ रहे हैं, प्रमाणित तो पढ़ रहे हैं क्या है एवोल्यूशन के, अगर एवोल्यूशन ना हुआ होता तो गॉड ऐसे स्पीशीज बनाता ना जो हमें पता है कि यहाँ पे हमेशा क्या रहती है? ठंड रहती है। क्या रहती है? और यहाँ पे हर टाइप का मौसम होता है, यहाँ पे भी हमेशा क्या रहती है? ठंडी रहती है लगभग। तो गॉड क्या करता? ठंड के हिसाब से यहाँ पे स्पीशीज बनाता, जो हर टाइप के मौसम में सर्वाइव कर जाए उन्हें यहाँ बनाता। तो क्या बताओ, स्पीशीज रिचनेस हर जगह बराबर नहीं होती पूरी धरती पे, चाहे वो पोल हुए चाहे वो इक्वेटर हुए, हर जगह स्पीशीज या बायोडायवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस क्या रहती? सेम रहती। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग पता है बेटा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ या फिर साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा हमेशा जो स्पीशीज रिचनेस होता है, स्पीशीज रिचनेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, डिक्रीज, कम होता है। अगर आप पोलों पे जाओगे तो वहां आपको स्पीशीज बहुत कम मिलेंगी, और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम स्पीशीज होती है वो कहाँ होती है? इक्वेटर में। कहाँ होती है? मैक्सिमम स्पीशीज। इसका मतलब सिंपल सा है, कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हुआ होगा, क्योंकि जहाँ पे सर्वाइवल के लिए स्पीशीज का अच्छा एटमॉस्फेयर था, वहां पे ज्यादा स्पीशीज सर्वाइव कर गई और वहां बायोडायवर्सिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और जहाँ पे मौसम सही नहीं था, जहाँ पे सर्वाइवल के लिए कम था, तो उसका मतलब वहां पे क्या होगा कि हम बोल सकते हैं स्पीशीज कम रहा और वहां पे बायोडायवर्सिटी क्या रही? कम रही, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज वहां पे क्या रही? कम। अगर आप पहाड़ों पे जाओगे, एक पोलों पे जाओगे, तो आप देखोगे वहां पे जो एनिमल्स की स्पीशीज होंगी वो बहुत कम होंगी, आपको देखने को मिलेंगे 8 मिल जाएंगी, 10 मिल जाएंगी, बहुत कम होंगी में। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप लोग खाली ग्राउंड में देखोगे तो आपको 20 टाइप 10 टाइप की स्पीशीज मिल जाएंगी। इंसेक्ट मिलेंगे, कहीं आपको कोई मिलेगा, बंदर मिल जाएगा, अभी आप कुत्ता मिल जाएगा, ह्यूमंस मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पीशीज क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ और वहां पे ज्यादा हुआ, वहां पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा हुई, जहाँ पे मैक्सिमम टाइप का, यानी कि हम बोल सकते हैं अच्छा क्या था? एटमॉस्फेयर था। और जहाँ पे बेकार एटमॉस्फेयर मतलब एक ही टाइप का था, वहां पे स्पीशीज रिचनेस क्या रहा? कम। समझ गए आप लोग? तो ये भी हमें ये शो कराता है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है? एवोल्यूशन हुआ है धरती पे। समझ गए आप लोग? अगर बेटा ये गॉड के द्वारा बनाई हुई धरती होती और यहाँ पे इंसान होते, अगर भगवान ने बनाए होते सारे स्पीशीज एक साथ, अगर एवोल्यूशन ना हुआ होता तो बेटा हर जगह बराबर होता, यहाँ पे भी उतनी स्पीशीज नंबर ऑफ स्पीशीज होती, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ गए आप लोग? तो ये भी एक प्रूफ करता है क्या कि इवोल्यूशन धरती पे हुआ है। समझ गए आप लोग? तो तीसरा आप लोगों ने देखा कौन सा था? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। यानी कि यहाँ पे जो है आप लोग जैसे जैसे पोलो की तरफ जाओगे, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि बायोडायवर्सिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे मौसम अच्छा है, यहाँ ठंडी भी होती है, गर्मी भी। हम अगर देखा जाए बेटा धरती पे सबसे अच्छी जगह पे रह रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप लोगों का अनुमान नहीं है। आप लोग को सोच सकते हो कि हम लोग, मैं बोलूंगा पूरी धरती पे सबसे अच्छी जगह अगर रह रहे हैं तो हम लोग रह रहे हैं। आप लोग अगर रेगिस्तान की तरफ जाओगे तो आपने देखेगा वहाँ पे गर्मी ऐसी होगी ना, आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा ये सर्वाइव कैसे कर लेते हैं, रह कैसे लेते हैं। आप लोग अगर पोलो तरफ जाओगे तो वहाँ ठंडी होती है, वहाँ गर्मी होती ही नहीं है। हम लोग हर मौसम का मजा लेते हैं, गर्मियों का भी मजा लिया, अब लेने लगेंगे ठंडों का मजा, फिर बरसात का मजा भी ले लेते हैं। तो इसका मतलब हम क्या है? सबसे ज्यादा अच्छी जगह पे रह रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठंड देखी खाली, गर्मी देखी नहीं कैसी होती है, और बहुत लोग ऐसे हैं गर्मी देखी, ठंडों को मजा लेने के लिए इधर आते हैं, इस साइड में समझेगा, नैनीताल वगैरह जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये भी शो करवाता है कि यहाँ पे धरती पे क्या हुआ है? एवोल्यूशन हुआ है। समझ गए आप लोग? तो ये लिखो क्या, ये रहने तो ये तो मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको, यहाँ पे ये लिख लो बेटा। तो आप लोग तीसरा बेटा ये अभी जूम भी नहीं कर सकता था, यहाँ पे तीसरा हेडिंग डालो बायो जियोग्राफिकल एविडेंस। एविडेंस का मतलब प्रमाण। और ये देखो क्या कह रहा था? स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। यानी कि हम सोच सकते हैं कि जो धरती है उसके डिफरेंट पार्ट में क्या है? डिफरेंट बायोडायवर्सिटी है। इसका मतलब यह है कि धरती पे भी क्या हुआ है? एवोल्यूशन हुआ है, इसीलिए ऐसा संभव हुआ है। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो तीसरा आप लोग हेडिंग डालो बेटा
और लिखो बायो जियोग्राफिकल एविडेंस। दिख रहा है आप लोगों को? और उसके नीचे खाली ये वाली लिख लो बस, द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आते वक्त करो। देख लिया। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या पता लगा कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंस से हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है धरती पे, और हम लोग यहाँ पे हल्के हल्के स्पीशीज यहाँ पे बनी है। ठीक है, अगला बेटा तुम्हारा जो एविडेंस आता है ये तो हमने पढ़ लिया, वो है एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। कहाँ से? एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे देखो क्या है, समझो यहाँ पे इसका मतलब समझो, एक अब बोलो मत, इसका मतलब समझो एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। ये क्या एविडेंस देते हैं हमें कि यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है। आप लोग बताओ, अगर कोई मान लिया जैसे एप्स हैं, एप्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, सही है, या फिर क्या हो गए, हम बोल सकते हैं रेप्टाइल्स हो गए, या फिर एम्फीबियंस हो गए, या मैमल्स हो गए, सही है। सबका जो डेवलपमेंट होता है वो आपको पता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। और बेटा सबका अगर आप एम्ब्रियो की स्टडी करोगे तो लगभग सबका एम्ब्रियो जो होगा वो सेम होगा। जैसे अगर जिसका ओरिजिन आपको पता है सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सब आप सबको पता है सबके पास नोटोकॉर्ड होती है, आप लोग पता है उनके सबके पास क्या होती है, नर्व कॉर्ड होती है। तो इसका मतलब ये लगता है कि आप लोगों को जो ये एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एप्स वगैरह हैं, इनके कहीं ना कहीं पूर्वज जो रहे होंगे वो सेम रहे होंगे। जब उनका एम्ब्रियो सेम है तो उनके पूर्वज ही सेम रहे होंगे।
तो ये भी एक टाइप का क्या है, एविडेंस, प्रमाण है कि कहीं ना कहीं धरती पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। आप लोग खुद बताओ बेटा, अगर आप लोग जैसे मैमल्स हैं, जैसे हम लोग हैं मैमल्स अगर मान लो, या फिर आप लोग मान लो रेप्टाइल्स मान लो, अगर हम देखें तो सबका जो बॉडी बनता है पूरा ह्यूमन मतलब किसी का भी बॉडी बनता है वो एम्ब्रियोलॉजी मतलब होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियोनिक अगर डेवलपमेंट होता है सबका, तो कहीं ना कहीं इसका सबका एम्ब्रियो क्या होगा, स्टार्टिंग वाली स्टेज होगी सेम होगी, और सेम होगी तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक देखेंगे हमको, मतलब 3 जनरेट होंगी सबके पास, जैसे तुम्हारा एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। हम देखेंगे कि सबके पास नोटोकॉर्ड होगी, हम देखेंगे सबके पास क्या होगा, एक नर्व कॉर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं हमें इससे पता लगता है कि बेटा एम्ब्रियो का स्टडी से पता लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबके जो पूर्वज रहे होंगे वो भी क्या रहे होंगे, सेम। और इससे पता लगता है कि हम जैसे अगर बेटा एक बार बताओ, अगर ऐसा होता कि मैमल्स जो होते उनका एम्ब्रियो अलग टाइप से बना होता, अगर एप्स होते उनका एम्ब्रियो अलग टाइप का होता, या उसका जो स्ट्रक्चर है या एनाटॉमी है वो डिफरेंट टाइप की होती, तो हम मान लेते कि हमारे पूर्वज एक तरह के नहीं होंगे। लेकिन जब सबका एम्ब्रियो अगर हमने स्टडी किया तो देखा कि सबका एम्ब्रियो क्या था, सेम था, एक तरह का था, यानी कि जो पूरा बॉडी बन रहा है वो सबका कैसे बन रहा है, सेम टाइप के जर्म लेयर से और सेम टाइप के स्ट्रक्चर से बन रहा है। इसका मतलब इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सबके पूर्वज क्या रहे होंगे, सेम, और कहीं ना कहीं धरती पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन। तो ये भी एक टाइप का क्या है, एविडेंस, यानी कि प्रमाण है कि धरती पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। समझ गए हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है यहाँ पे एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ बियर्स लॉ, यहाँ पे ईयर क्या लिखा है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब क्या होता है पता है, वो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इसका मतलब होता है कि हम लोग जो होते हैं वो अपने एंसेस्टर मतलब पूर्वज से इंसान बनता है। जैसे अगर आपके फादर हैं तो वो आपसे तो बने हैं, मतलब सॉरी आप अपने फादर से बने हो। अरे मतलब नहीं समझ रहे आप लोग, अगर कुत्ता है उसका बच्चा कैसा होगा, कुत्ता की तरह होगा, चूहा है उसका बच्चा कैसा होगा, चूहे की तरह। अगर हम लोग हैं तो हमारा बच्चा कैसा होगा, हमारी तरह होगा। ये तो यहाँ कह रहे हैं एनी ऑर्गेनिज्म शो इट एंसेस्ट्रल अडल्ट स्टेज ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। समझ गए आप लोग। तो ये वाली चीज लिख लो। ये वाला एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, वो नाम से समझ में आ रहा है। यहाँ पे यहाँ लिखो बेटा, ये यहाँ से लिखो ये बियर्स लॉ, और इसके बाद लिखा है रिकैपिचुलेशन थ्योरी, और इसके बाद ये लिख लो पूरा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग अपने फादर के टाइप के बने होते हैं। तो इसका मतलब क्या पता लग रहा है कि यहाँ से लगातार ऐसा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरा एनिमल से कोई दूसरा बच्चा बन जाएगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत ना। हाँ, पुनरावृत्ति मतलब दोबारा से उत्पन्न होना, सेम वही बात है। हाँ भाई, तो मेरे दिमाग क्या है, हमसे हमारे फादर बने हैं। और बेटा ये भी नहीं करना, हेकल साइंटिस्ट थे। अच्छा ये बताओ हेकल ने और कहाँ पे अपना रोल प्ले किया था बायोलॉजी में? जेनेटिक्स में कहाँ पे? किसमें? हाँ, थेरेनियम क्लासिफिकेशन दिया था हेकल ने। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो,
हेकल ने एक्सप्लेन किया था इसको डिटेल में, बायोजेनेटिक लॉ। क्या बातें कर रहे हो, लिख लो। समझ नहीं आ रहा है इसके नाम से। देख लिया? देख लिया बेटा? तो यहाँ पे सिंपल सा एक ना ऐसे कर रहा है, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, एम्ब्रियो की स्टडी करके ठीक है पता लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि सारे जो स्पीशीज है उनका डेवलपमेंट किससे हो रहा है, एम्ब्रियो से। किससे हो रहा है? एम्ब्रियो से। ठीक है, अब अगले, अब देखो हम लोगों ने एक देखो पहले देख लिया, अब अगले समझते हैं कुछ चीजें। देख लिया तुमने? ठीक है, अगला बेटा हमारा जो आता है वो आता है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्या आता है? थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये क्या है समझो। अब थोड़ी देर समझ लो, बोलो मत। देखो अभी तक आप लोगों को एक बात समझो, पहले तो आप लोगों ने ये समझा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल एवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है? केमिकल एवोल्यूशन हुआ है, जो आपको समझाया था किसने? हेल्डेन और ओपेरिन ने। ठीक है, उन्होंने समझाया था केमिकल एवोल्यूशन का मतलब हम समझे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल बनी होगी, इसके बाद क्या बनी होगी? यूकैरियोटिक सेल। और हल्के लेके आपको बताया पहले यूनिसेलुलर एनिमल, उसके बाद मल्टीसेलुलर, यानी कि पहले वायरस बना होगा, उसके बाद बैक्टीरिया बना होगा, और कहीं ना हल्के हल्के स्पीशीज डेवलपमेंट होने लगा। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी ऐसी भी थी, जो दो साइंटिस्ट यहाँ पे मेन है, एक है लैमार्क और एक है डार्विन। एक साइंटिस्ट है लैमार्क और दूसरे कौन है? डार्विन। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, या मैं बोल सकता हूँ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मतलब इन्होंने बाद में समझाया कि कैसे करके एवोल्यूशन हुआ होगा। मतलब केमिकल के द्वारा हम समझ गए सेल बन गया, और सेल के बाद जो स्पीशीज होती हैं, या हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइवर्जेंट हो रहा है एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट हो रहा है, यानी कि एवोल्यूशन का मतलब ये तो है चेंजेस, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रही है लगातार। तो इन्होंने अपना कुछ इन्होंने भी थ्योरी दी, और इन्होंने ये समझाया कि बाद में कैसे करके चेंजेस आए। सही है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे नहीं ये लगा, मैं तो बेसिकली जो आपको बताऊंगा जिराफ को लेके बताऊंगा। एक जिराफ, इन्होंने जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो इन्होंने उसको ही लेके एक समझाया कि जिराफ की गर्दन आखिर लंबी हुई क्यों। अगर वो गर्दन ऐसा मानते हैं कि पहले जो जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले भी थे और लंबी गर्दन वाले भी थे, आज सारे जिराफ कैसे हैं? लंबी गर्दन वाले हैं। तो लैमार्क और डार्विन ने क्या क्या थ्योरी दी, इनका क्या क्या मानना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, या बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये कैसा होता है कि हम लोग एक बार बन तो गए, जैसे अब हम लोग हैं, अगर अब हम लोगों में कोई चेंजमेंट आए, क्या है, तो ये कौन सा एवोल्यूशन होगा? ऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। समझ गए आप लोग? और जो हम लोगों ने केमिकल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सेल कैसे बना, यानी कि पहला सेल कैसे बना। अब तो हम लोग लगातार सेल डिवाइड कर ही रहे हैं बेटा, और हमारी लगातार स्पीशीज चलती रहेगी ऐसे,
लेकिन इवोल्यूशन का मतलब है कि हम लोगों में चेंजेस कितने आ सकते हैं। भाई हम लोग बंदर थे, उससे आज इंसान बन गए, अब इंसान से क्या बन जाएंगे पता नहीं, हैवान बनेंगे, भगवान बनेंगे पता नहीं। तो यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये इंसान ही रहेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बंदर थे, उसके बाद कुछ और चेंज आए, कुछ और चेंज आए, कुछ और चेंज आए, और लगातार मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन का इवोल्यूशन इसमें है। तो हम लोग ये बात में देखेंगे कि आज हम लोग ऐसे बन गए, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसा है, और आने वाले 1000 सालों में या 5000 सालों में 10,000 सालों में पता नहीं हम लोग कैसे होंगे। समझ गए? तो इसको एक्सप्लेन जो किया था वो किसने किया था, लेमार्क और डार्विन ने। समझे इसको कि कैसे करके हमें चेंजेस आते हैं। तो इन दोनों की थ्योरी है, क्या क्या इन्होंने बताया था, देखो ये सिंपल बात समझ लो। पहला कह रहा है, हम पहला पढ़ते हैं लेमार्क की, यानी कि साइंटिस्ट थे लेमार्क, उनका क्या मानना था कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है। सही है, ये हम लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं और कैसे करके आएंगे। अगर हमारे हम में नहीं, सारी चीजें जितनी भी होती हैं, अगर उसमें कोई इवोल्यूशन होगा बाद में तो कैसे होगा। देखो इन्होंने 3 बातें बताई थी, कितनी बातें बताई थी, 3। सुनो बात ध्यान से। पहला इन्हें कहा था बेटा, इनका मेन फीचर जो थ्योरी के थे वो पहला ये था, इन्हें बताया था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। ये कह रहा है कि हमेशा इनका मानना ये है कि हमेशा इवोल्यूशन तब होता है जब हमें जरूरत होती है। क्या होती है, जरूरत। ये बात इनकी सही लग रही है मुझे, बिल्कुल सही बात है ये बात। अब आप लोग बताओ, अगर आपको सब कुछ मिलता रहेगा तो आप लोग चेंज क्यों होंगे। अब हमें जरूरत हो, जैसे इनका मानना ये था कि जिराफ थे उस टाइम, उनके लिए नीचे जो पत्ते थे वो खत्म हो गए, तो उनकी जरूरत थी कि ऊपर पत्ते खाने की, मतलब ऊपर गर्दन करके पेड़ के पत्ते खाओगे तो जिंदा रहोगे, और नहीं खाओगे तो मर जाओगे। तो उसको न्यू नीड्स का मतलब जरूरत। अगर आपको डॉक्टर बनने की जरूरत है तभी आप पढ़ोगे, अगर आपको जरूरत नहीं तो आप नहीं पढ़ोगे, बेसिकली बात है। और इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है, अरे आप लोग कुछ समझो बेटा, अभी आप लोग है, हमारा लाइफ है जो सही चल रहा है, अगर आप लोग सोचो अभी एक ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ पे एक ऐसा हो तो ना, लेकिन हो जाएगा, बाढ़ आ जाए पूरे उसमें, ठीक है, और पूरा फसल बर्बाद हो जाए मान लिया, तो क्या आप लोग क्या समझ जाओगे, नहीं ना। अपने आप को कुछ ना कुछ एडजस्ट करोगे किसी भी तरीके से, चाहे भले क्यों ना आप खाली कच्चे चावल ही खा के जियो, लेकिन जियोगे जरूर। तो इसका मतलब क्या है कि इवोल्यूशन तब आता है जब हमें जरूरत होती है किसी चीज की, न्यू नीड्स। समझ गए हम लोग, इनका पहला पॉइंट क्या था, यानी कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इन्होंने ये भी बोला था कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है तो हमें कुछ नई जरूरतें होती हैं, और नई जरूरतें होती हैं उससे क्या आता है, इवोल्यूशन होता है। दूसरा इनका था बेटा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसका मतलब इन्हें सिंपल सा बताया था कि अगर हम किसी ऑर्गन का यूज ज्यादा कर रहे हैं या किसी ऑर्गन का डिसयूज मतलब नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। मतलब जैसे मैंने कहा था, एक बार बताया था आपको कि ये वाला अंगूठा क्या हो सकता है आपका, आने वाले 1000 सालों में या 10,000 सालों में बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसका यूज क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चलाते हैं फोन ना, तो लगातार हमारा अंगूठा चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी फर्क पड़ेगा। और ये सिंपल सा फर्क है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो इन्होंने सेकंड किया था। तीसरा बेटा इनका मानना था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इनका गलत था। सही है, इन्होंने ये भी बताया था कि बेटा जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट मतलब होता है ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप से अपने बच्चों में। लेकिन ऐसा क्या होता है, आपको कैसा लगता है, नहीं होता है ना क्या? भाई अगर किसी के फादर क्रिकेटर है तो बच्चा क्रिकेटर थोड़ा बन जाएगा, या किसी के फादर टीचर है तो बच्चा टीचर थोड़ा बनेगा। वो तो एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम इनका मानना ये था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। हाँ ये बात सही है कि एक एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। भाई अगर किसी के फादर है किसान है तो वो बच्चे को किसानी सिखानी नहीं पड़ेगी, वो उसने आंख खोली तब से वो यही देख रहा है कि सुबह किस टाइम छीने जाते हैं गन्ना, किस टाइम खेत में पानी लगता है, किस टाइम क्या होता है, वही देखता है, सिखाना नहीं होता ना। तो इफेक्ट, अब कोई किसी का फादर डॉक्टर है तो उसका डॉक्टर बनना तो बहुत आसान होगा, लेकिन अगर उससे कहा जाए तो किसानी करो तो उसे मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उसका एक इन्वायरमेंट का इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी ट्रांसफर, एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होते हैं जो हम जन्म के बाद सीखते हैं। समझ गए हम लोग, जैसे अगर आप लोगों ने जन्म के बाद जो भी सीखा है वो आपके कौन से कैरेक्टर हैं, एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल गलत बोला था, लेकिन पता नहीं क्यों बोला। अब इसका जो इसको डिस शुरू किया था, एक साइंटिस्ट थे बिस्मैन। कौन थे? उन्होंने 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी, सबने किया चूहे के साथ खिलवाड़ा है, तो चूहे की पूंछ काटी 22 जनरेशन तक, लेकिन उन्हें चूहा पूंछ कटा हुआ पैदा
नहीं होगा। यानी कि चूहा पैदा हो रहा था वो हमेशा कैसा हो रहा था, पूरी पूंछ वाला। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं। या दूसरा एग्जांपल, जैसे फीमेल होती है अपने कान जो होते हैं वो करती हैं, छिदवाती हैं, तो क्या कान छिदा हुआ बच्चा पैदा होता है? नहीं होता है ना। तो इसका मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो आप लोग इनका समझ गए क्या है, इनका मानना क्या है, लेमार्क इनका। तो आप लोग एक हेडिंग डालो बेटा, बोलो मत, आप लोग हेडिंग डालो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हेडिंग डालो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सर ये वैसे हो सकता है जैसे कि देखते हैं किसी के माँ बाप में जैसे 6 उंगलियां हैं तो बच्चे में भी 6 उंगलियां हो जाती हैं। वो एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं है, वो जेनेटिक कैरेक्टर है। अगर जेनेटिक कोई कैरेक्टर है तो वो जा सकता है बच्चे में। जेनेटिक कोई डिजीज होती है वो नहीं जाती क्या? जाती है। अब तुम कहो किसी के ऐसा, जैसे तुमने कहा मम्मी पापा अगर थोड़े कम हाइट के हैं तो बच्चे भी कम हाइट के होते हैं, तो वो तो उसका जेनेटिक कैरेक्टर है, एक्वायर्ड कैरेक्टर सुनना है। आप लोगों ने बेटा ये लिख दिया थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसके बाद हेडिंग डालो लेमार्किज्म। क्या डालो, पहले समझ लो कैसे लिखना है। देखो लेमार्किज्म हेडिंग डालो, ये ना लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी बुक लिख लेना इसका नाम, ठीक है। और इसके बाद हेडिंग डालो मेन फीचर ऑफ थ्योरी, और ये 3 पॉइंट लिखो वाली बस लिखो। अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते तो फिर तो फायदा ही फायदा था, है ना। बच्चे अपने आप सीखे हुए पैदा होते सब कुछ। सर ये एनसीईआरटी में है क्या? एनसीईआरटी में जी स्टार्टिंग में है क्या? ये सब डार्विन और उसके बारे में है फिटनेस, और इसके बाद यहाँ पे डार्विन और उसी के बारे में लिखा हुआ है। सही है, एनसीईआरटी में है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट चीजें मिल जाएंगी उसका ना है, ठीक है। दिख नहीं रहा हम लोगों को? दिख रहा है ना? तुम लोग पीछे के तुम बैठे हो इतने क्यों भी कर दो? इतना ही लिखना है आपको, 3 ये पॉइंट। अब तो और बेकार हो गए। ए लिखो इधर, इतने जगह बैठ, अगले इधर बैठ जाएगा, इधर पीछे बैठो। बेटा बायोलॉजी के आप लोग सब लोग सिर पाओ बनाओ, ये जो मैं चीजें लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक। और ये आपकी कॉपी नीट का पेपर देने जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये काम आएगी आप लोगों को। हाँ साथ ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। नीचे क्या लिखा हुआ वो समझो। देखो यहाँ पे कह रहा है, इधर देखो बेटा, अब बोलो मत, यहाँ से देखो, यहाँ पे ये कह रहा है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म न्यू कैरेक्टर डेवलप ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। इसका मतलब समझे आपको क्या होता है इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स का मतलब होता है अंदर से ताकत लगाना। अंदर से ताकत कौन सी होती है? ऐसा कहते नहीं मन से काम करना, एक होता है मन से काम करना, एक होता है बेमन से काम करना। मन से काम करने का मतलब होता है जब हम कोई अंदर से कोई चीज चाहते हैं, एक्साइटमेंट, सही है, हमें लगता है कि ऐसा काम हो जाना चाहिए बिल्कुल, तो वो हो जाता है। उसी को बोलते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी कि एक हमारी अंदरूनी पावर। समझ रहे? नहीं समझे भी? एक होता है कि आप लोगों का एक होता है वैसा काम की ठीक है हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। एक होता है कि आप लोग अंदर से बिल्कुल आंतरिक तरीके से पूरा फोर्स लगा रहे हो कि ऐसा काम होना ही चाहिए, तो इसका मतलब उसे बोलते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। दूसरा कह रहा है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इसका मतलब होता है कि जब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजमेंट आए। और तीसरा कह रहा है न्यू नीड्स, यानी कि आपकी नई क्या हो जरूरतें हों। तो कह रहा है एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यूज या डिसयूज ऑफ ऑर्गन, दूसरा न्यू नीड्स नई जरूरतें, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, तीसरा मैंने बताया इंटरनल वाइटल फोर्स। ये जब सब चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या होता है एवोल्यूशन होता है, और वो कौन सा होता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। आप लोगों में चेंजमेंट कब आएगा बताओ? जब आप लोग कोई चीज को, अभी आप लोग सोचो, मेरे सोचोगे तो नहीं, मेरी मान लीजिए एक उंगली ना रहे, अब ऐसा नहीं है कि ऐसे एकदम तो ना खत्म रहेगी, लेकिन आप लोग अगर इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट का भी रहे, यूज भी ना करें बिल्कुल भी, तो ऐसे करके हल्के हल्के टाइम में क्या हो जाता है उसका खत्म हो सकता है। और इसका एग्जांपल आप लोग सिंपल बात समझ सकते हो। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि हमारे हाथ दो होते हैं, दोनों के पास बराबर सब कुछ जाता है, ब्लड भी बराबर जा रहा है, नर्व भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग सीधे हाथ पे भी ज्यादा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारा सीधा हाथ क्या होता है ज्यादा एक्टिव होता है। जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं उनका बाएं हाथ ज्यादा एक्टिव होता है। आप लोगों से अगर मैं कहूँ कि आप लोग बाएं हाथ से लिख लोगे क्या? नहीं लिख पाओगे ना। एक्टिव का मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर मैं ये फेंकूंगा तो आप लोग सीधे हाथ से कैच करोगे। अगर मैं कहूँ एक हाथ से कैच करना है, आप लोग कभी भी बाएं हाथ से कैच नहीं करोगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मन करता है वह सीधा हाथ को उठाने में करता है। समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यानी कि जिस हाथ का हमने यूज ज्यादा किया है वो ज्यादा एक्टिव है, और जिसका डिसयूज किया है वो कम एक्टिव है। समझ गए हम लोग? अगले देखो, अगले कह रहा है दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उन्होंने कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बेटा बाय कंटिन्यू इनहेरिटेंस थ्रू मेनी जनरेशन दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर टेंड टू मेक अ न्यू जनरेशन क्यूट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एंसेस्टर रेगुलेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब यहाँ पे इन्होंने जो बताया है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होती हैं वो लगातार न्यू जनरेशन में जाते रहे, उसके बाद क्या बन जाएगा? एक नया स्पीशीज बन जाएगा। लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये हमने थ्योरी में अपने बताया जरूर है, लेकिन ऐसा रहा होगा, ऐसा हो सकता है। एक बात आप लोग समझो, ये यहाँ पे कह रहा है कि जब इंटरनल वाइटल फोर्स का मतलब होता है जब हम आंतरिक शक्ति लगाते हैं। और जैसे जिराफ का केस ले लो, इन्हें जिराफ का केस दिया था बेसिकली। आप लोग खुद सोचो, जिराफ रहा होगा, जिराफ का मतलब था कि जो छोटे जिराफ थे, बड़े जिराफ थे, यानी घोड़ा जिराफ थे, जब आपको बताया कि नीचे वाले पत्ते नहीं रहते खाने के लिए, तो उन्हें जरूरत पड़ी थी ऊपर वाले पत्ते खाने की, और इसीलिए वो गर्दन को क्या करने लगे? ऊपर करने लगे, और ऊपर करने लगे तो उनकी जरूरत थी, अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसा केस जितने भी जिराफ होंगे सबके साथ रहा होगा ना। इसके बाद जो बच्चे हो रहे होंगे उनके साथ भी रहा होगा। तो हल्के हल्के जो ऐसा हो सकता है कि कई सालों के बाद ऐसा रहा होगा कि छोटे गर्दन वाले मरते रहे हों और जो बड़ी गर्दन वाले होते हैं वो सर्वाइव करते रहे हों। तो हल्के हल्के कैसे हो गए? बड़ी गर्दन वाले। भाई आप लोग समझ सकते हो ना। अभी आप लोग सोचो कि अगर दो टाइप के वो हैं जिराफ, कितने टाइप के? दो टाइप के, छोटी और बड़ी गर्दन वाले। बेटा बड़ी गर्दन वाले सर्वाइव करते रहे और छोटी गर्दन वाले हल्के हल्के मरते रहे, फिर से पैदा हो दोनों टाइप के, छोटी और बड़ी गर्दन वाले। तो आप लोग बताओ एक टाइम पे आके ऐसा होगा कि बड़े गर्दन वाले बचेंगे, छोटे गर्दन वाले बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, और जो अगली जनरेशन में पैदा होंगे वो भी कौन से होंगे? बड़ी गर्दन वाले। समझ गए आप लोग? ऐसा तो हो सकता है, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर इन्होंने बोला है वो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट लिखने हैं। वैसे अगर ना लिखो तब भी चलेगा। अब एग्जांपल देखो, कुछ तो ऐसे सपोर्ट करना है मार्केट में। जैसे बेटा लिखा है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो गर्दन जिराफ की लंबी हुई है वो इसी कारण से हुई है।
दूसरा लिखा है स्नेक लॉस्ट देयर लेग। ऐसा कहते हैं पहले सांपों के पैर होते थे, लेकिन हल्के हल्के उनका जो मूवमेंट था वो कौन सा था, क्रीपिंग वाला, रेंगने वाला, तो उसकी वजह से हल्के हल्के पैर क्या हो गए, खत्म हो गए, उनको पैर का कोई जरूरत ही नहीं थी, तो रेंग चलते थे, तो इसका मतलब पैर क्या हो गए, खत्म। तो ये तो इस थ्योरी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कैसे हैं, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब है जो इसको नहीं मान रहे हैं, इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला है बोरिंग ऑफ ईयर एंड नोज इन इंडियंस, यानी कि हम लोग कान छिलवाते हैं, तो क्या बताओ अगर इनके अकॉर्डिंग होता तो कान छिलवे बच्चे पैदा होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दूसरा कह रहा है आयरन शूज ऑफ चाइनीज। चाइनीज होते हैं जो, वो पेंसिल कौन शूज पहनते हैं, आयरन, लोहे के जूते पहनते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो पैर होता है नीचे वाला वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नया कोई पैदा होगा बच्चा तो वैसा ही होगा। तीसरा लिखा है बेटा, यहाँ दिक्कत दिया है एक्वायर्ड कैरेक्टर